आज सबसे लंबा भाषण जिसको लेकर मैंने कहा भी कि राजस्थान के इतिहास का बजट भाषण जो सबसे लंबा रहा, काफ़ी कुछ उसमें शामिल करने की कोशिश की गई। आप सभी की टिप्पणी सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा आज के बजट को लेकर। मैडम अलका जी, सबसे पहले सीमित शब्दों में आप लोग एक एक टिप्पणी ज़रूर दें इस बजट को लेकर, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी अपने जो सीएम साहब हैं एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और अब तक सीजन्ड सीएम भी कह सकते हैं। वो 3 साल तीसरी टर्म उनकी आ रही है और काफ़ी लंबा उन्होंने बजट का भाषण दिया है और कोशिश की है जिस तरह से इस साल उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी टच किया है, तो विच वाज अ गुड थिंग। बाकी चीज़ें हम आगे ड्यू कोर्स में डिस्कस करते हैं उनके बारे में। जी, आई थिंक दिस मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट किसान के लिए, हमारा गरीबी लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर and for Narega it has substantially increased from 100 and 200 days, even though it is for a small section of people. I think it is a good budget for the COVID economy of Rajasthan. प्रोफेसर रामलखन मीणा जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है जन कल्याणकारी नेता के रूप में, उन्होंने राजस्थान को जन कल्याणकारी बजट देने की और एक और कदम आगे बढ़ाया है और इस बजट का हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए कि पिछला जो साल था वो कोविड में लगभग सारी अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ा। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में सारे सेक्टर्स को शामिल करते हुए, सारे सेक्टर्स को बराबर, वो कहना मुखिया मुख्सो चाहिए, सबको बराबर जो जिसकी जरूरत थी उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने अनंत जी, बिल्कुल कोरोना काल से उभर रहे राजस्थान के जो अब वर्तमान परिस्थिति है, इसमें जो मुख्यमंत्री ने 3 घंटे के बजट भाषण में प्रदेश के सभी सेक्टर को छूने का प्रयास किया। बहुत सी उन्होंने रियायतें भी दी, नए कोई कर नहीं लगाए, ये अच्छी चीज़ है। स्टाम्प ड्यूटी जो 50 लाख तक के फ्लैट्स पे उन्होंने कम की, डीएलसी की दरें कम की। अभी आज राजस्थान को सबसे बड़ी है स्वास्थ्य की जो चिंता है, कोरोना काल ने सबको प्रभावित किया है और रोजगार कैसे उपलब्ध हो, 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस है। तो बजट निश्चित रूप से राजस्थान का जो आज आया है वो इस माहौल में जो सरकारी खजाने में पैसा नहीं है उसके बावजूद इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। अच्छा प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं कहा जाएगा। और जहां केंद्र का जब बजट आया था तो ये कहा गया कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा बजट और आगे कुछ भविष्य में क्या मिलेगा वो सारी बातें हो रही थी। तो यही उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ऐसा कुछ बजट देखने को मिलेगा कि काफ़ी चीज़ें जो फ्यूचर के अंदर अच्छी हो सकती हैं या विकास कर सकती हैं ऐसी चीज़ें शामिल की जाएंगी। लेकिन वर्तमान में क्या कुछ आपको मिलेगा वो चीज़ें इसमें शामिल की गई, ये अच्छी बात है। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये निकल कर सामने आता है। रामलखन मीणा जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा मैं। आपने कहा कि मेडिकल सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर थी। कोरोना काल से हम लोग निकले, बहुत सारी चुनौतियों से हम लोग निकले और राजस्थान कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में कोरोना से जंग में देश भर में नंबर 1 भी एक प्रकार से कहलाया उन योजनाओं में। लेकिन यहाँ राइट टू हेल्थ की बात आज मुख्यमंत्री ने की है, सब लोगों को राइट टू हेल्थ जो है वो मिलेगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी कारगर साबित होगी? बिल्कुल आपने सही कहा शर्मा जी। अब अगर देखिए सीएम साहब का ये तीसरा बजट है और सीएम साहब जब पहली बार राज्य के जो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तब भी रखा था और अभी भी रखा है। और अभी आप देखें तो देखिए मुझे लग रहा है पूरे देश में पहला स्टेट होगा राजस्थान जिसने राइट टू हेल्थ की जो बात कर रहे हैं और एक गरीब को जो है वो सारी जो स्वास्थ्य की जो जांचें हैं वो फ्री करवा रहे हैं। इवन देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की संवेदनशीलता देखिए, उन्होंने जानवरों के लिए भी कई सारी जो जांचें हैं वो भी एक सेक्टर को वो करते हुए उन्होंने वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हम इसमें देखें तो देखिए चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी पैथी हो, चाहे दूसरे जो एलोपैथी और दूसरे जो मेडिकल साइंस की जो क्या कहते हैं विधियां हैं उन सब पे उन्होंने पूरा फोकस किया है। और जहां जिसकी जरूरत है, जैसे देखिए सीकर में एक इनोवेटिव, क्योंकि वहां योगा का एक बहुत अच्छा एक माहौल है और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे एक योगा सेंटर और उसके लिए आयुर्वेद का जो एक कॉलेज खोलने की भी बात कही है। ऐसे में देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गरीब की जो अप्रोच में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको ले जाने का एक श्रेष्ठ कार्य किया। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी हमें, कोरोना काल के समय हमें वो आईना भी देखने को मिला जो अभी तक छिपा हुआ था, यानी कि बहुत सारी कमियां थी जो निकलकर सामने आई। मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम बहुत पीछे थे और कोरोना काल में काफ़ी स्पीड से उसे कवर करने की कोशिश की गई। अनंत मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूँगा, इस गैप को कैसे पाटा जाएगा? इस बार काफ़ी चीज़ें उसमें शामिल कर ली गई, लेकिन आपको लगता है कि पर्याप्त हैं आगामी चुनौतियों के लिए? देखिए, बजट घोषणा के अंदर कोई भी चीज़ें कहना
वो एक कागज के दस्तावेज पे होता है, जी। जमीन में वो व्यवहारिकता में कितनी चीज़ें उतरती हैं। जहाँ तक राइट टू हेल्थ की बात मुख्यमंत्री जी ने कही, अच्छी चीज़ है, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, लेकिन सवाल अभी जो कोरोना काल का आपने उल्लेख किया, कोरोना काल में कितनी ऐसी कमियां निकल के आई जांच के नाम पर जो निजी अस्पतालों में हुई, उस पे अगर आपकी निगरानी नहीं है, आप उन चीज़ों पे व्यवस्था को सही ढंग से लागू नहीं कर सकते, तो जो आपकी घोषणाएं हैं वो अगर कागजों तक ही सीमित रहती हैं और ज़मीन पे नहीं उतरती हैं। ज़रूरत आज इस बात की है, जो मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के दृष्टि से एक संबल देने के लिए जो उनका विजन उभर के आया, उसको व्यवहारिक रूप में ज़मीन पे लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और पिछली बार के जो उन्होंने कहा 13वां साल उनका चल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उन्होंने बजट पहले भी पेश किए, देखना ये चाहिए कि पिछली जो बजट हमने घोषणा की थी वो कितनी लागू हुई। अभी पत्रिका ने कई मुद्दे उठाए कि बजट में जो पिछले घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं होती हैं, सत्ता पक्ष ताली बजाता है, विपक्ष उसका विरोध करता है, लेकिन वो लागू हो नहीं पाती। तो नहीं हो पाती तो उसके लिए कौन दोषी है? बजट निश्चित रूप से अच्छा है, मुख्यमंत्री का विजन अच्छा है, लेकिन वो लागू किस तरह हो, बिल्कुल सही कहा इस आपने, पे जोर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी विडंबना यही है कि लागू क्यों नहीं हो पाता, इसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती, उस अधिकारी पर कभी कार्रवाई नहीं होती जो इम्प्लीमेशन के लिए जिम्मेदार था। और यही कारण है कि हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं, जो अच्छी योजनाएं हैं, वो भी धरी रह जाती हैं। इसमें काफ़ी लंबी फहरिस्त अगर हम उनका जिक्र करने लगे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा। जितनी योजनाएं राजस्थान में होनी चाहिए थी और वो नहीं हो पाई। आपके पास मैं आना चाहूँगा अलका जी, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी और महिला सुरक्षा को लेकर बात भी इस बार हो रही थी। कोरोना काल में गृहिणियों ने बहुत कुछ घर को संभाला, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आ गई थी जब रोजगार लोगों के छूटे। क्या शामिल होना चाहिए था? क्या आपको कुछ कमी नजर आई? मुझे बिल्कुल कमी क्या, मेरे को लगता है कि इस बजट में महिलाओं के सेक्टर पे तो कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया, एक्सेप्ट फॉर अ सैनिटरी नैपकिन का जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है। Otherwise, they have not touched anything on as far as women sector is concerned, whether they are housewives or entrepreneur in the sense like आप देखिए तो ये महिला ज़्यादातर गृह उद्योग, कुटीर उद्योग या MSME सेक्टर की महिलाएं जो होती हैं, जो काफ़ी कुछ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं, और वो सब कुछ आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में उनके लिए कुछ और अच्छा आएगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल ईयर है हमारे लिए। पिछला साल तो हमारा ऐसा निकला, जो भी हम कुछ घर बैठ के कर सकती थी महिलाएं उन्होंने किया, लेकिन अब आगे अगर कुछ और सुविधा मिलती तो शायद कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, स्टेट इकोनॉमी इज कंसर्न। बट उसमें कुछ ऐसी घोषणाएं हमें नजर नहीं आई हैं, और अच्छा उनके लिए हो सकता है, कुछ करना चाहिए था। और MSMEs के लिए, SMEs के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनके उद्योग धंधे जो भी छोटे मोटे चल रहे थे वो बंद हो गए, और बंद होने के बाद वापस उस स्टेज पे आ नहीं पाए जो उनके पहले चल रहे थे। उस केस में हमें कुछ सब्सिडीज, कुछ ग्रांट्स, देखिए 10,000 उद्योगों को 50 करोड़ की सब्सिडी शायद इसमें शामिल की गई, तो उससे क्या आपको लगता है कि कुछ सबल मिल पाएगा? मुझे लगता नहीं है। होता क्या है सर कि जब, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेपर पे जब काम होता है वो अलग होता है, और जब प्रैक्टिकली ये आता है तो महिलाओं उद्यमियों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक स्पेशल पैकेज अगर महिला उद्यमियों के लिए बना दिया जाता, अलग से बना दिया जाता, तो शायद फिर उससे हमको शायद कुछ फायदा मिले। चलिए ठीक है। इनकी शिकायत ये थी कि महिला जो क्षेत्र था उस पूरे विषय पर बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन कमियां फिलहाल नजर आई हैं। MSME में काम हुआ है, लेकिन वो कितना धरातल पर उतर पाएगा इसके ऊपर भी सवाल है। इसके साथ ही सर आपके पास आना चाहूँगा मैं, किसानों के लिए लंबे समय से पूरे देश में आवाज़ उठ रही है, कृषि कानूनों की बात हो या फिर अन्य मुद्दों की बात हो, किसानों के हक की बात लंबे समय से उठ रही है। मनोज कुमार जी, आपको क्या लगता है, किसान संतुष्ट हो पाए हैं इस बार? किसानों को कुछ मिल पाया है बजट में? किसान संतुष्ट है, लेकिन राजस्थान इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। वो बजट ये पूरा कंसीव किया, लेकिन राजस्थान में इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव करने के लिए केवल एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर द्वारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए ये बजट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस खेती बाड़ी के लिए दिया है जी। ये एक चीज़ मैं बताऊंगा, 14,000 करोड़ 14 करोड़ रुपए लोन वेवर के स्कीम के लिए और वन टाइम सेटलमेंट के लिए दिया। ये बहुत अच्छा है। लोग अभी कोरोना वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, इस समय इतना बड़ा, इतना 14,000 करोड़
बहुत बहुत अच्छा दैट इज गुड कहीं फॉर ना द कहीं फार्मर। किसानों को सपोर्ट मिलेगा जिसकी उम्मीदें हम सपोर्ट कर का रहे अच्छा थे। है, जी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज। स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो फेसिंग लाइक आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST the state income has come down, and because of the slowdown in due to COVID, Okay. the income, the state tax has come down. In this context, that they have increased, they have decided to give almost 50,000 new agriculture electricity connection for agriculture. 50,000, that is quite good, and another 50,000 solar pump to the farmers. These are all two important. Electricity generation is very important. ओके मोहना कुमार जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो वित्तीय स्थितियां थी राजस्थान की, उनको देखते हुए भी फिर किसानों के लिए थोड़ा बहुत जो बजट निकाला गया है काफ़ी सही है इन परिस्थितियों में, क्योंकि अभी पिछली बार के जो बजट की तुलना है वो इस वक्त इस स्थिति से नहीं की जा सकती, ये इनका कहना था। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किसानों को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, इस बार काफ़ी कुछ शामिल भी करने की कोशिश की गई है तमाम विकट परिस्थितियों की, जैसा कि मोहना कुमार जी ने भी कहा कि तमाम विकट परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी किसानों को सबल मिले राजस्थान में और मजबूती उन्हें मिले, इसके लिए क्या होना चाहिए था और क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूं कि किसानों के ऋण माफ़ करके हम किसानों को मजबूत बना सकते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा जमीनी कर स्तर सकते पर हैं। मजबूत नहीं हो रहे हो। किसान मजबूत कब होगा? पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं थी, 2 दिसंबर को राहुल गांधी ने यहाँ रैली की थी अलवर में, और उन्होंने साफ घोषणा की थी कि हमारी सरकार आई तो हम प्रत्येक जिले के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट छोटे छोटे किसानों को खड़ा करने के लिए देंगे, और रोजगार युवाओं को, बेरोजगार जो युवा हैं उनको लोन देके और अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आज 2.25 साल हो गए राजस्थान सरकार में, लेकिन क्या किसानों के उस दृष्टि से कि वो मजबूत करें, उसकी दृष्टि से मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। बात होती है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाने की। गुजरात में जो बिजली 5.5 रुपये यूनिट मिल रही है, राजस्थान में अगर 11 रुपये यूनिट मिलेगी तो कौन सा उद्योगपति यहाँ इंडस्ट्री लगाने आएगा? डीजल पर राजस्थान में वैट की दर 28% है, गुजरात और पंजाब हरियाणा में 16% है। 10% की डीजल की अगर वेट ज़्यादा है तो उद्योगपति क्यों आएगा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर छोटी छोटी, जैसे गंगानगर है, वहाँ धान की फसल होती है, अलवर ज़िले में सरसों की फसल होती है, जहाँ जो चीज़ होती है उसका सही उपयोग करके और उसको बाहर नहीं प्रोसेसिंग के लिए ले जाना पड़े, वो अगर राजस्थान सरकार उस दिशा में ध्यान देती तो शायद किसान भी समृद्ध हो सकता था। एक बार आपने कर्जा माफ़ कर दिया उनकी फसल में, फिर पानी पड़ जाएगा, ओले पड़ जाएंगे, फिर बर्बाद हो जाएगी। तो जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको सिर्फ हम सब्सिडी और ऋण माफ़ करने में नहीं लगाएं, वो प्रोजेक्ट को ऐसी चीज़ में लगाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और आने वाली सदियों तक उसका उपयोग हो सके। बहुत अच्छी बात आपने कही, किसानों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। कर्ज माफ़ी समाधान नहीं है। फिलहाल कर्ज माफ़ी उनके लिए की जा रही है या की जानी चाहिए जो वाकई में बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। लेकिन हमारे जो किसान आज़ादी के इतने साल बाद में भी अगर इस चीज़ को लेकर इंतज़ार करते रहें कि उन्हें कर्ज लेना पड़े तो फिर वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले मुख्य बात यही है कि वो मजबूती की ओर बढ़ें, उनके विकास की ओर बढ़ें। विदेश की अगर हम बात करें, विदेशी जो किसान हैं उनकी स्थितियों की अगर बात करें, उनसे अगर हम तुलना करें तो अभी हम बहुत पीछे हैं।